दोस्तों नमस्कार। लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि वो सरकार से पूछे बिना संसद में चर्चा नहीं करा सकते। विपक्ष के नेता कहते हैं कि सरकार संसद में चर्चा ही नहीं कराना चाहती और नीट के मुद्दे का कोई समाधान ही नहीं चाहती। और इन सब के बीच छात्रों पर लाठियां बरसने के बाद किसान भी अब अपने अपने मुद्दे को लेकर मोर्चे पर निकल गए। सवाल यह है कि एक तरफ किसानों का मुद्दा, एक तरफ नीट के परीक्षार्थियों का मुद्दा, दूसरी तरफ इस देश के अंदर जो तमाम अलग अलग सामाजिक समूह हैं जो अपने मुद्दों को लेकर असंगठित तरीके से सरकार के सामने अपनी मांगे पेश करते रहे हैं। उन सब के बीच कहीं ना कहीं एक जागृति का एहसास होना, आखिर सरकार इन सब के बीच खुद को किस स्थिति में पा रही है। सबसे ज्यादा दुखद तस्वीर दोस्तों तब सामने आई जब कल से ही देखा जा रहा है कि आंदोलन और छात्रों के बीच जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में बिना किसी वर्दी के कुछ लाठीधारी लोग वहां पर नजर आए। आखिर ये लाठीधारी लोग कौन थे? लाठी लेकर घुसने की इजाजत किसे दी गई? क्या उसमें अव्यवस्था फैलाने के लिए कुछ तत्व घुसना चाहते थे? और जब यह सब हो रहा था तब दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के लोग क्या कर रहे थे? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष जब प्रधानमंत्री के आवास के सामने अपनी पार्टी के सहयोगियों के साथ धरना दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और नीट की धांधली को लेकर के कोई मुकम्मल व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, उस वक्त सरकार उन्हें बात करने के लिए डीओपीटी के मंत्री को क्यों भेज रही है? जितेंद्र सिंह वहां गए और जितेंद्र सिंह ने उसके बाद जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट का लब्बोलुआब यही है कि नेता प्रतिपक्ष अपनी मांग से पीछे हट गए हैं और अब वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए। आखिर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा जो लोगों के बीच उबल रहा है, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, अल्पसंख्यक हो, अलग अलग दूसरे सामाजिक समूह के लोग हो, वनों की कटाई से परेशान आदिवासी समाज के लोग या जंगल में रहने वाले लोग हो, इन सब के बीच मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ 12 साल की नरेंद्र मोदी की सत्ता जो अच्छे दिनों की के आश्वासन के साथ आई थी, उस आश्वासन के पूरा न होने की स्थिति में तो नाराज नहीं हो रहे। क्या पेपर लीक सिर्फ एक मुद्दा है या कहीं ना कहीं कुछ दूसरे सवाल भी हैं जो मौजूदा दौर में सत्ता से पूछे जाना लाजमी हो गया है? इन सब सवालों पर चर्चा के लिए आज हमने एक बेहद ही विशिष्ट अतिथि को अपने साथ बुलाया है। ब्यूरोक्रेट के रूप में उन्होंने जेपी आंदोलन को देखा, बहुत करीब से देखा, बाद के दौर में एक राजनेता के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर, एक विपक्ष के मुखर सांसद के तौर पर अलग अलग समय में अलग अलग जन आंदोलनों को भी देखा और इन सब से कैसे निपटा जाता है और सरकार कैसे जन आंदोलनों के साथ और जनता के मुद्दों के साथ, बुनियादी सवालों के साथ खुद को सहानुभूतिपूर्वक तरीके से पेश करने की कोशिश करती है, इसका जितना अच्छा अनुभव हमारे पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जी को है, बहुत कम लोग होंगे जिनके पास इस तरह का अनुभव होगा। तो सीधे चलते हैं यशवंत सिन्हा जी के पास। यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए कि कौन सी परिस्थिति आ गई है 12 सालों की सत्ता के बाद कि एक सोशल मीडिया प्रयोग होता है कॉकरोच जनता पार्टी का, उसके एक इंस्टाग्राम के प्रयोग में 2 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलोअर उनके हो जाते हैं और फिर उसके बाद नीट की परीक्षा की कथित धांधली और पेपर लीक को लेकर जब प्रदर्शन होता है उसमें सोनम वांगचुक जैसे लोग भी जुड़ते हैं और उसके बाद देशव्यापी आंदोलन शुरू हो जाता है। ये एक दिन का गुस्सा तो लगता नहीं है सर? अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और मेरा मानना यह है कि हमारा देश जो था या है वो प्रेशर कुकर की स्थिति में है। आपने जिन सारी बातों का जिक्र किया, तो प्रेशर कुकर की स्थिति में देश हमारा चल रहा था। बहुत सारे मुद्दे थे जिनके बारे में चर्चा हो रही थी, खास करके नौजवानों के मुद्दे, किसानों के मुद्दे। आपको याद होगा कि ये 3 कृषि कानून लेकर आए थे जी। तो इनको, उन कानूनों को वापस लेना पड़ा था क्योंकि जल्दीबाजी में पास कराए गए थे वो कानून और किसानों का विरोध हुआ तो सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को कानूनों को वापस लेना पड़ा।
तो उससे कुछ प्रेशर रिलीज हुआ था। अब क्या है, अब ये है कि छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया? क्योंकि नीट की परीक्षा में बड़ी धांधली हुई, एक बार पूरी परीक्षा को रद्द करना पड़ा, और जो सरकार ठीक ढंग से परीक्षा भी नहीं करा सकती है वो सरकार क्या करा सकती है। तो एक निराशा का वातावरण खास करके नौजवानों और किसानों में फैला, और उसका हम लोगों ने देखा एक तरह से जो नतीजा था, जब ये कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर उभरी, जैसा आपने कहा, तो करोड़ों की फॉलोइंग देखते देखते हो गई। ये उसी का नतीजा था कि लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो बॉटल्ड अप था, बोतल में बंद था, अब वो बाहर निकलने लगा। तो कल हम लोगों ने देखा उसमें क्या हुआ दिल्ली में, दिल्ली की सड़कों पर। उसके बाद जहाँ तक संसद का सवाल है, तो आपने भी पिछले 12 वर्षों में देखा है, हमने भी देखा है उस संसद को जिसमें मैं बहुत दिनों तक सदस्य रहा दोनों सदनों का, कि सरकार जैसे चाहे वैसे उस सदन को चला रही थी। किसी की बात सुनना नहीं है। स्पीकर महोदय का एटीट्यूड जो है, उनका रवैया डिक्टेटोरियल है, विपक्ष की बात सुनते नहीं है, और जो सरकार कहती है उसी पर अमल करते हैं। और अभी जैसा कि आपने कहा, अगर उन्होंने ये बयान दिया है कि सरकार से पूछेंगे, तो मुझे लगता है कि ये इससे राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने ये स्पीकर जवाब साहब ने दिया। ऐसा कहा है। हाँ, तो ठीक ही बोला होगा राहुल गांधी ने। और अगर इस तरह की बातचीत हुई है तो ये स्पीकर के पद की गरिमा को घटाता है, क्योंकि वो ये कह सकते थे कि हाँ ठीक है, आइए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जिसमें ये बातें तय होती हैं उसमें बैठ के इसको तय कर लेंगे। उसमें सरकारी पक्ष भी होता है, तो सरकार स्वतः उसका प्रतिनिधित्व हो जाता है उसमें। तो कुल मिला जुला कर एक परिस्थिति ऐसी बन रही थी जिसमें कि हमारे जैसे लोग भी ये महसूस कर रहे थे कि सरकार जैसे चाहे वैसे हाँक रही है सब लोगों को, जिसमें विपक्ष भी शामिल है। जो इंस्टीट्यूशंस है, संस्थाएं हैं प्रजातंत्र का, उनका क्या हाल है वो भी आपने देखा। तो एक प्रेशर कुकर की स्थिति बन गई है। प्रेशर कुकर जो है वो अभी सीटी बजा रहा है कि प्रेशर कम करो, लेकिन अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो प्रेशर कुकर फट भी सकता है, जो देश के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं होगी। ये इसी तरह हम इन परिस्थितियों को देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार संभलेगी, अपने को संभालेगी, परिस्थितियों को संभालेगी, और नहीं तो फिर आंदोलन होगा इस देश में। और आप आंदोलनों की बात तो कह रहे हैं सर, क्योंकि आप अपने जमाने में खुद एक मेधावी छात्र हैं, यूपीएससी आपने क्लियर किया, प्रॉपर आईएएस आपको मिला। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ संघीय ढांचा है, एक बुनियादी सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ। एक संघीय ढांचा है, आप भी सरकार में रहे, दो सरकारों में रहे, लीडर ऑफ द हाउस रहे राज्यसभा में आप, लेकिन क्या आपने कभी इस बात को सोचा या आपको लगा कि नीट जैसी व्यवस्था कि पूरे देश का एग्जामिनेशन सिस्टम एनटीए के रूप में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पूरे देश के मेडिकल कॉलेजेस को क्लब करके एक एग्जाम कराएगी? राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजेज हैं, केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजेज हैं, सबके आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज एएफएमसी का है पुणे में। पहले इन सब का अलग अलग फॉर्म निकलता था, और एक स्टूडेंट के नजरिए से जितनी मुझे समझ है, उस आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी दिन किसी स्टूडेंट का अगर पेपर खराब हो गया, तब भी उसके पास ऑप्शन रहता था कि अगले संडे को, जैसे एम्स का खराब हुआ तो यूपी का सीपीएमटी देंगे, वो खराब हुआ तो बिहार का बीसीईसी देंगे, कोई ना कोई पेपर मिल जाता था। और मेधावी छात्रों के लिए एक ऑप्शन रहता था कि इस साल उसे एमबीबीएस में कोई सीट मिल जाएगी। नई व्यवस्था होने से साफ दिख रहा है कि बस एक दिन, उस दिन अगर आप पार हो गए तो पार हो गए, फेल हो गए तो फेल हो गए, पेपर लीक के शिकार हो गए तो सब डूब गए। ये स्थितियां, तो आखिर सरकार बिना सोचे समझे इस तरह से समूचे एग्जामिनेशन को एक साथ जोड़ने का फैसला क्यों ले रही है? देखिए, ये अकेले एक फैसला नहीं है, सब सॉरी, एग्जाम्स को एक साथ जोड़ने का। ये सरकार जो है, ये वन नेशन वन इलेक्शन क्यों लाना चाहती है?
जी ये सरकार जो है ये वन नेशन वन लीडर में विश्वास करती है। ये सरकार जो है वो सब कुछ केंद्रित करना चाहती है अपने हाथों में, जिसमें सारा कंट्रोल, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे पुलिस हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे कुछ भी हो, सब हम कंट्रोल करेंगे। और पिछले 12 वर्षों में हमने देखा कि ठीक यही होता रहा। और जी इनमें ये अक्षम है, ये सक्षम नहीं है इन सबको कंट्रोल करके सही ढंग से कराने का। अब वो सबसे ज्यादा हमने देखा नीट की परीक्षा में जी कि ये कैसे सब कुछ गड़बड़ा गया, फिर दोबारा परीक्षा लेनी पड़ी है, उसके बारे में भी शिकायतें आ रही हैं। तो सरकार वो काम करना चाहती है जो वो कर नहीं सकती है। जी सबका एक उसकी क्षमता का की एक सीमा होती है। सरकार उन सीमाओं को लांघ गई और अब फंस गई है वहां पर। और मुझे लगता है कि इसका जो जो हम देख रहे हैं आज के दिन देश में, इसका जो भी परिणाम होगा उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम निकलना चाहिए। और वो ये निकलना चाहिए कि क्या इस सरकार को ये आज़ादी है कि जैसे चाहे वैसे वो देश को चलाए, या देश संविधान के अनुसार चलेगा, देश लोकतंत्र के मानकों के अनुसार चलेगा, देश जो है वो सहमति के आधार पर चलेगा, और एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों के इशारों पर देश नहीं नाचेगा। ये बड़ा मुद्दा है और आज के दिन इसी का फैसला होना बाकी है। नहीं, जिसके फैसले होने को आप कह रहे हैं कि ये फैसला होना बाकी है, लेकिन जरा ये बताइए कि अब कल से लेकर आज तक हम देख रहे हैं सरकार का रवैया कम से कम लोकतांत्रिक तो नहीं दिख रहा है। खासकर हम लोगों ने तो जेपी आंदोलन नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने अन्ना आंदोलन देखा है कि अन्ना आंदोलन से निपटने के लिए संसद में 2 दिनों तक अलग से बहस हुई, ज्वाइंट डिक्लेरेशन तक आया। आप भी थे उस समय लोकसभा में। आज के और कल का रवैया आप देखें तो लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले फेंके गए, प्रधानमंत्री को किसी तरह से निकाल करके संसद भवन से ले जाया गया, संसद भवन को अजीबोगरीब तरीके से घेरा गया, स्नाइपर्स की पूरी टीम पूरे इलाके में दिखाई दे रही थी जैसे कोई टेररिस्ट अटैक हुआ। और इन सब के बीच आप देखिए कि सादी बिना वर्दी के कुछ संदिग्ध नौजवान दिखाई दे रहे हैं जो जंतर मंतर के इलाके में और पूरे लुटियंस के इलाके में लाठी लेकर के, डंडे लेकर के घूम रहे हैं और पुलिस प्रशासन उनका कुछ नहीं कर रहा। ये कौन लोग हैं? क्या सरकार और वो गृह पुलिस के, मंत्रालय इसमें देखिए, चूक कर गया है? दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बदलने के बावजूद चूक हो गई है? नहीं, उनके हाथों में जो डंडा था ना अभिषेक जी, वो जी पुलिस का डंडा था। जी और स्पष्ट है कि पुलिस यूनिफॉर्म में भी थी और पुलिस सादे लिबास में भी थी। पुलिस को सादे लिबास में होना चाहिए था कि नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन डंडा जो उनके हाथों में था वो पुलिस का डंडा, वो पुलिस ही यूज करती है, कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज नहीं करता है। तो इंतजाम इन्होंने दो तरह का किया हुआ था, एक की सामने से पुलिस फोर्स आएगी यूनिफॉर्म में, और दूसरा की जो सादे लिबास में लोग होंगे वो कुछ भी करके निकल जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये भी एक चीटिंग वाली बात हो गई थी। ये फरेब था, ये स्ट्रेट कोई बैट से नहीं खेल रहे थे। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री और गृह मंत्रालय ने जो भी सूचना एकत्रित की थी वो अपर्याप्त थी, कल के बारे में भी और आज के बारे में भी। जी और गृह मंत्रालय का ये एक बहुत बड़ी नाकामी है कि कल जो कुछ हुआ उसको वो हैंडल नहीं कर पाए, और आज अचानक राहुल गांधी और कांग्रेस के एमपीज और बाकी कई प्रदेशों उनको चीफ मिनिस्टर्स ये सब लोग पहुंच गए और प्रधानमंत्री के घर के सामने वो धरना दे रहे हैं, और सरकार को कोई इस बात की जानकारी नहीं हुई। इसका मतलब कि टोटल इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस किसके पास जाता है? प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री के कार्यालय में। जी तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों, खास करके गृह मंत्रालय, बुरी तरह फेल हुआ है अपने पुलिस कमिश्नर को बदलने के बावजूद। एक सवाल आपसे पूछना नहीं रोक पा रहे हैं खुद को, क्योंकि मैंने कई जगह इस चीज को पढ़ा और कुछ पुराने पत्रकार लोगों से बात होती है प्रेस क्लब में तो वो अक्सर चर्चा करते हैं।
कि 1991 में जिस वक्त आप लोग सत्ता में आए, 90 के लास्ट में, 91 के दौर में, मंडल का मामला, पंजाब का मामला, मंदिर का मामला, सब एक साथ था। सबको आप लोगों ने हफ्ते 10 दिन में करीब करीब डिफ्यूज कर दिया था। उस वक्त कोई लाठी भी नहीं चलानी पड़ी थी, लेकिन सब, यहां तक कि पंजाब में 26 जनवरी को लंबे समय के बाद आप लोगों ने तिरंगा भी फहरवा दिया था। वो नौबत आ गई थी, लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। क्या किया था आप लोगों ने? जरा सरकार को आप लोगों के अनुभव की जरूरत नहीं है क्या? या सरकार आप लोगों से पूछती नहीं है? ये तो बहुत छोटी चीज है, दिल्ली का आंदोलन। नहीं, वो देखिए, वो प्रधानमंत्री की के व्यक्तित्व के ऊपर उनका जो एक नैतिक प्रभाव है उसके ऊपर निर्भर करता है जी। चंद्रशेखर जी बहुत बिरले किस्म के नेता थे और चंद्रशेखर जी की एक धाक थी। वो प्रधानमंत्री बहुत कम दिनों के लिए बने, ये देश का दुर्भाग्य था, लेकिन चंद्रशेखर जी की एक धाक थी और उसी धाक का नतीजा था कि जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने वैसे बहुत सारा जो भावनाएं जब्त थी लोगों की, वो खुलकर सामने आने लगी। लोगों ने एक बड़ी राहत महसूस की। मुझे याद है कि मैं पटने की एक सड़क पर गाड़ी में जा रहा था, उसी समय की बात है, और डाक बंगला चौक है उसके पास पहुंचा तो कुछ लोगों ने मुझे पहचाना और वो वहां से मुझे चीयर करने लगे कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो सरकार आप जानते हैं कैसे बनी थी और कितने दिन चली और उसकी क्या स्थिति थी। उसके बावजूद चाहे वो पंजाब का मसला हो, चाहे वो राम जन्मभूमि का मसला हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ संबंधों का मसला हो, चंद्रशेखर जी ने इन सबको हैंडल करना शुरू किया। और आपको शायद याद हो कि उस समय शरद पवार ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उन्होंने मैंने काफी कुछ पढ़ा है। हाँ, तो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि राजीव गांधी के साथ उनकी चर्चा हो रही थी और उन्होंने शायद गलती से कह दिया कि चंद्रशेखर जी देश की जो 3-4 मुख्य समस्याएं हैं उनके समाधान की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि ये जब खबर कांग्रेस पार्टी के पास पहुंची तब उनको लगा कि भाई चंद्रशेखर जी तो पुराने कांग्रेसी भी हैं, तो चंद्रशेखर जी का जो प्रभाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर था उसको शायद राजीव गांधी नहीं रोक पाते और इसीलिए उनके लिए आवश्यक हो गया कि तत्काल सरकार को गिराए। आप भी बजट नहीं पेश कर पाए, आप वोट ऑन अकाउंट लेके आना पड़ा आपको तब। और वो दो कांस्टेबल्स, हरियाणा के कांस्टेबल्स का मुद्दा कोई मुद्दा था जिस पर सरकार गिर गई, भारत सरकार गिर गई। तो इसलिए चंद्रशेखर जी का व्यक्तित्व अलग था, चंद्रशेखर जी की धाक अलग थी। क्या नरेंद्र मोदी की धाक वही है? क्या उनकी स्टैंडिंग आज पॉलिटिक्स में वही है जो अल्प समय के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की थी? नहीं है। ये सरकार सर संवाद में भरोसा क्यों नहीं करती है? क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन अगर सड़क पर बैठे प्रधानमंत्री आवास के सामने, ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है, और वो भी उस दौर में जिस दौर में संसद का सत्र चल रहा हो। देखिए, संवाद उठाने की जगह तो संसद है। हाँ, संवाद जो है वो एक आवश्यक अंग है, पहलू है प्रजातंत्र का, लोकशाही का। और संवाद सबसे होना चाहिए। मैं मानता हूं कि जैसे ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ तो बहुत दिन चला, 20-21 दिन चला, तब ना ये कल जो कुछ हुआ वो हुआ। क्यों नहीं सरकार ने पहल की कि उनसे बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाए? क्यों? इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो संवाद में, डायलॉग में विश्वास ही नहीं करते हैं। वो केवल अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। और एक उनको गृह मंत्री, उनके पुराने सहयोगी गुजरात के जमाने के मिल गए हैं जो उनसे भी ज्यादा इन सब चीजों में विश्वास करते हैं कि लाठी डंडा और गोली मार के सबको हम ठीक कर देंगे। तो इस सरकार से हम क्या उम्मीद करें? इस सरकार से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सरकार जो है वो डायलॉग करेगी, संवाद करेगी। मुझे बल्कि आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि जो जितेंद्र प्रसाद हैं वो गए, मंत्री हैं, जितेंद्र प्रसाद, हाँ,
वो गए राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए, आश्चर्य हुआ। लेकिन इनको शायद अब पता चला कि एक बहुत सेंसिटिव इश्यू आ गया है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर उतरी। जी, मैं बहुत दिनों से इस बात को कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी को सड़क पर उतरना चाहिए, उसके बिना अब कोई चारा नहीं है, विकल्प नहीं है। तो आज ये लोग उतरे हैं। अब इसका खामियाजा क्या होगा, इसका अंत क्या होगा? इसका अंत होगा कि कुछ समय बाद उन लोगों को वहां से वो लोग उठा लेंगे, जेल ले जाएंगे। और मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहना चाहूंगा कि उनको अगर वो 2-3 घंटे के बाद छोड़ देते हैं तो उनको फिर वहीं वापस लौट आना चाहिए, फिर वहां विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। एक सवाल सर इसमें ये उपजता है कि इस सरकार में रहस्यमय परिस्थितियों में बहुत सारे इस्तीफे हुए हैं। आपने देखा उपराष्ट्रपति तक का इस्तीफा हुआ। एक यूपीएससी के चेयरमैन जो एक मॉन्क है, साधु थे, उनको लाया गया, उनका भी इस्तीफा हुआ। कोई नहीं जान पाया असली रीजन क्या है। और एक आईएएस की बर्खास्तगी भी हुई थी कि पता नहीं कैसे वो सिलेक्ट हो गई थी। लेकिन इन सब के बीच दिग्विजय सिंह का अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट आया है एनटीए के प्रेसिडेंट को लेकर के, चेयरमैन को लेकर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के। वो कह रहे हैं कि एनटीए भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। एनटीए के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप जोशी। इनका इतिहास जबलपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, एमपी पीएससी के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पीएससी के अध्यक्ष, यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष, और अब एनटीए के अध्यक्ष। जहां भी रहे वहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लेकिन हर पद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद भी इन्हें पदोन्नति दी गई। आज इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इनकी प्रमुख योग्यता यह है कि आरएसएस के कर्मठ सिपाही है। जय सिया राम, ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। आप लोगों ने सरकार चलाई, अटल जी के समय में, चंद्रशेखर जी के समय में सरकार चलाई। किसी भी संवैधानिक पद पर, और खासकर जहां एग्जाम का मामला हो, सेबी हो, रिजर्व बैंक हो, दलगत भावना और आइडियोलॉजिकल बातों से ऊपर उठकर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति होती थी। आप लोगों ने वेंकट सुंदरम को गवर्नर बनाया, सी रंगराजन को डिप्टी गवर्नर बनाया, वित्त सचिव को हटाया, फिर बाद में आप लोगों ने जरूरत पड़ी तो और अटल जी के समय में और दूसरे लोगों को लाया, ब्रजेश मिश्रा जी तक को लाया। आज क्या स्थिति बन गई है कि सरकार वैसे लोगों को चुन कर ला रही है, उन्हें बचा रही है। जैसे शिक्षा मंत्री के तौर पर स्मृति ईरानी को लाया गया, अब धर्मेंद्र प्रधान को लाया गया है। कहीं कोई बयान नहीं, क्योंकि कुछ नहीं है, लेकिन सरकार बचाव में लगी हुई है। अभिषेक जी, इस सरकार का जो इसकी जो पॉलिसी है वो ये है कि हर जगह संघी लोगों को बैठाओ। अभी आपने एनटीए के जो अध्यक्ष उनके बारे में कहा ना, नहीं, तो संघ में भी तो काबिल लोग होंगे। आप लोगों के समय में भी थे बहुत सारे लोग। नहीं, बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन काबिल लोगों से इनको क्या करना है? इनको तो लाना नहीं है वैसे लोगों को जो इनकी बात नहीं सुनेंगे। तो भ्रष्ट लोगों को लाएंगे, दबने वाले लोगों को लाएंगे। संघी होना एक सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है, और उनसे भरेंगे ताकि इनका जो एजेंडा है हिंदुत्व का, वो एजेंडा आगे बढ़ सके। तो इसीलिए खोज खोज के, ढूंढ ढूंढ के ये ऐसे लोगों को लाते हैं जो ना काबिल हैं, जिस पद पर उनको बैठाया जा रहा है उस पद के काबिल नहीं है। और दिग्विजय सिंह ने, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य निभाया है उनकी पोल खोलकर, जो एनटीए के अध्यक्ष हैं आज के दिन। जी, एक आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं कि अब इस आंदोलन का स्वरूप आपको क्या दिखाई दे रहा है? नरेंद्र मोदी सरकार इससे कैसे निपटेगी, खास करके उस परिस्थिति में जिस परिस्थिति में किसान भी शंभू बॉर्डर पर आ गए हैं, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर। चूंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उनका दिल्ली कूच फिलहाल रुका हुआ है। लेकिन देशव्यापी प्रदर्शन जो हो रहे हैं, पटना से लेकर जबलपुर, बेंगलोर, नागपुर, जोधपुर, जहां भी देखिए प्रदर्शन हो रहा है। इन सब प्रदर्शनों के बावजूद अब आपको क्या लग रहा है कि सरकार अपना रवैया बदलेगी, या मॉनसून सत्र को भी यूं ही वॉश आउट कर दिया जाएगा और अंततः ढाक के 3 पात की स्थिति होगी? देखिए, हमको लगता है कि मैंने प्रेशर कुकर वाली बात की आपसे कुछ देर पहले, और मैं मानता हूं कि हम एक ऐसे स्टेज में पहुंच गए हैं जहां अंग्रेजी में एक फ्रेज है ना, 1000 म्यूटिनीज, 1000 विद्रोह। पूरे देश में जितने मुद्दे हैं, अब उनको रोककर, दबाकर नहीं रखा जा सकता है। और हम एक स्टेज में पहुंचे हैं जहां 1000 म्यूटिनीज,
बगावतें होंगी, 1000 बगावतें होंगी, विभिन्न मुल्क है उसके विभिन्न भागों में होगी। और सरकार जो है वो चाहे राज्य की सरकार हो, जहाँ खास करके सब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं कुछ प्रदेशों को छोड़कर, और केंद्र में, इनके ये संभालने वाला नहीं है। और मैं बिल्कुल खुलकर इस बात को कहना चाहता हूं कि मोदी जी का जो कार्यकाल है, अभी 3 साल लगभग बचा हुआ है, वो कार्यकाल मोदी जी पूरा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। और एक अपना व्यक्तिगत वाकया मैं साझा कर दूं दर्शकों के लिए। यशवंत जी, आपको याद होगा आप लोग सरकार में थे और हम लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे थे, फाइनल ईयर में थे। कैट का पेपर लीक हुआ था, हालांकि उसके 3-4 महीने बाद आपकी सरकार चली गई थी। कैट का पेपर लीक हुआ था और मुरली मनोहर जोशी ने उसी शाम उस पेपर को रद्द कर दिया। दोबारा 2 महीने बाद फिर से परीक्षा हुई थी, फुल प्रूफ इंतजाम हुआ था, कहीं किसी को कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन मौजूदा दौर एक ऐसा दौर है कि पेपर लीक हो जाए, विद्यार्थी मर जाए, कुछ हो जाए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। 700 किसान दिल्ली के बॉर्डर पे मर जाए, उनकी खेती पूरी तरह से कॉरपोरेट के हवाले करने की कोशिशें हों, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जल, जंगल और जमीन पर सत्ता के करीबी उद्योगपतियों का कब्जा दिला दिया जाए, पर्यावरण के मुद्दे खत्म कर दिए जाएं और प्रधानमंत्री छात्रों के साथ चर्चा में ये कहते हुए दिखाई दे कि गर्मी बढ़ती नहीं है, ठंड बढ़ती नहीं है, साल दर साल लोगों की ठंड या गर्मी को बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती जाती है, तो लोग चर्चा करते हैं कि पिछली बार से ज्यादा गर्मी पड़ी है। तो दरअसल ये मानसिकता मौजूदा दौर की सरकार की है और इसी मानसिकता के बीच में उबी हुई जनता ने और खासकर छात्रों ने सड़क पर उतरने का फैसला मजबूरी में लिया है। अब तक इस आंदोलन का स्वरूप गांधीवादी है और गांधीवादी तरीके से लोकतंत्र में हर आंदोलन को जो जनता के किसी न किसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है उसका नैतिक समर्थन किया ही जाना चाहिए। उम्मीद है सरकार इसका हल जल्दी निकालेगी। यशवंत सिन्हा जी, आपने अपने बेहद कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला। छात्रों के मुद्दे पर, आप खुद भी एक मेधावी छात्र हैं अपने समय में, छात्रों के मुद्दे पर आपने एक बेहद सारगर्भित और सार्थक चर्चा की। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।